हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके लिए मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 9 की प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा भाग 1 के 7वें अध्याय गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। इसके पहले मैं इस पाठ की व्याख्या कहें या सारांश कहें, मैंने आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां जाकर देख लीजिए। आज मैं आपके सामने इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। इसमें दो तरह के प्रश्न उत्तर है, पहला मौखिक है और दूसरा लिखित है। प्रश्न में कोई भेद नहीं है, दोनों में से आता है, लिखित हो या मौखिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि आज के पटना शहर के प्राचीन नाम क्या है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि आज के प्राचीन शहर पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। सबसे पहले इसको पाटलिपुत्र कहा जाता था और यह नगर बहुत बड़ा था और यहाँ पर बहुत सारे बाग बगीचे थे और बड़ी तादाद में फूल खिलते थे, जिसके कारण कई लोग इसे कुसुमपुर भी कहते थे। तो इस तरह आज के पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुर दोनों ही हो सकता है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ग्रहण के विषय में लोगों के पारंपरिक विचार क्या थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि ग्रहण के विषय में जो लोगों के पारंपरिक विचार यह थे कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल लेता है, तब ग्रहण लगता है और ग्रहण के समय उपवास करना चाहिए और खूब दान पुण्य करना चाहिए, जिससे इस राहु नाम के राक्षस से जो है राहु नाम के राक्षस के चंगुल से सूर्य निकल जा पाते हैं और सूर्य देवता को मुक्ति मिलती है। तो यही ग्रहण के विषय में लोगों के पारंपरिक विचार थे कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल लेता है और सूर्य को उसके ग्रहण से निकालने के लिए हमें खूब उपवास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तो सूर्य राहु नाम के राक्षस के चंगुल से निकल सकते हैं। ऐसा लोगों का पारंपरिक विचार था। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन क्या है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य और शून्य सहित केवल 10 संकेतों द्वारा ही संख्याओं को व्यक्त करना। अर्थात संकेत के द्वारा, केवल शून्य संकेत के द्वारा ही हम संख्याओं को 10 अंक तक व्यक्त कर सकेंगे। और यह दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से पहले भी हो गई थी और आर्यभट्ट इससे परिचित थे, क्योंकि आर्यभट्ट से पहले इस अंक पद्धति की खोज हो गई थी कि संकेत के द्वारा एक शून्य लगाकर अंक को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से ही संख्याओं को व्यक्त कर पाएंगे। यह दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी और आर्यभट्ट इससे परिचित थे और उन्होंने अपने ग्रंथ का जो प्रारंभ किया, आर्यभट्ट ने जो अपना ग्रंथ लिखा, उसके प्रारंभ में ही उन्होंने वृंत में 1 के आगे 9 जीरो लगाकर अर्थात खरब तक की 10 गुणोत्तर संख्या के द्वारा देकर दिखाया। और इसमें प्रत्येक शून्य का जो स्थान मान है वो अपने पिछले शून्य से 10 गुना ज्यादा होता है। अर्थात एक शून्य के बाद एक शून्य, एक शून्य से बाद एक शून्य, वो अपने पहले शून्य से दूसरा शून्य 10 गुना ज्यादा होता है। तो इस तरह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को सबसे प्राचीन देन जो है वो शून्य सहित केवल 10 अंक जो संकेतों द्वारा ही संख्याओं को व्यक्त कर सकने की जो क्षमता है, यह हमारे भारत ने पूरे विश्व को दिया है। अगला सवाल है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ की खोज किसने की थी। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि महाराष्ट्र के एक विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 में भाऊ दाजी ने, जो महाराष्ट्र के विद्वान थे, उन्होंने मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की ताड़पत्रीय पोथियां खोजी थी। 1864 में भाऊ दाजी ने मलयालम लिपि की ताड़पत्री पोथियां खोजी थी। इसका विवरण उन्होंने प्रकाशित किया। इसके बाद ही विद्वत जगत को आर्यभट्ट का सही परिचय मिला था। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियां महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने 1864 ईस्वी में खोज रखा था। तो इस तरह मौखिक का जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। अब आती है लिखित की बारी। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट, जो तरुण आर्यभट्ट थे, उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण संबंधी नई व्याख्या क्या प्रस्तुत की थी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि तरुण आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की नई जो परिभाषा प्रस्तुत की थी, उसके अनुसार
पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। अर्थात पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जरा सा डिफरेंस है दोनों में कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है, और जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य उसको ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह तरुण आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में नई परिभाषा प्रस्तुत की थी। लिखित का क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्यभट्ट अश्मकाचार्य के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए। तो आप इसके उत्तर में लिख लेंगे कि आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी तट क्षेत्र के अश्मक जनपद में पैदा हुए थे, इसी कारण उनको अश्मकाचार्य नाम से भी पुकारा जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि आर्यभट्ट दक्षिणापथ के गोदावरी तट क्षेत्र में पैदा होने के कारण उन्हें अश्मकाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन इस प्रकार है कि पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता। पृथ्वी के चक्कर लगाने का, अपनी धुरी पर चक्कर लगाने का पता हमें नहीं चलता है। इस प्रश्न के उत्तर में आर्यभट्ट ने किस दृष्टांत के द्वारा यह प्रमाणित किया है। या पृथ्वी का चक्कर लगाने का पता हमें नहीं चलता है, इस प्रश्न के उत्तर में आर्यभट्ट किस दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाते हैं, किस दृष्टांत द्वारा इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो आप इसके उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे कि आर्यभट्ट ने कहा है कि मान लीजिए कि एक नौका लेकर कोई व्यक्ति नदी में धारा के साथ तेजी आगे बढ़ रहा है, या एक नौका धारा के साथ तीव्रता से आगे बढ़ रही है। तो धारा के साथ तीव्रता के साथ जब नौका बढ़ रही है तो नौके में बैठे हुए व्यक्ति को किनारे के सारे पेड़ और सारी चीजें उल्टी दिशा में जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो नौका में बैठा हुआ व्यक्ति जब किसी भी चीज को, किनारे की वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ देखता है, महसूस करता है, तो ये कैसे पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं ना वो चीजें पीछे जा रही हैं। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसके साथ हम भी घूमते हैं। इसीलिए आकाश में स्थित जो तारामंडल हैं हमें पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। वस्तुतः तारामंडल स्थिर है, सूर्य स्थित है, तारामंडल स्थित है, केवल पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है तो ऊपर के सारी वस्तुएं पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। जिस प्रकार नदी में एक नाव में बैठे हुए व्यक्ति जब धारा के साथ नौका आगे जाती है तो उसको किनारे के लगे हुए पेड़ पौधे, घर सब कुछ पीछे की ओर जाते हुए दिखते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं चल रहा है, बल्कि किनारे के पेड़ पौधे पीछे की ओर भागते हुए से प्रतीत होते हैं। यह बात साबित करती है, आर्यभट्ट ने कहा है कि यह बात साबित करती है कि तारामंडल स्थिर है, सूर्य स्थित है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और इस तरह सारा कुछ पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो इस दृष्टांत के द्वारा आर्यभट्ट ने यह प्रमाणित किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस तरह आर्यभट्ट के सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।